पिछले वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में शून्य नियम पढ़ लिया था हमने और प्रथम नियम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उसका कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम का कार्य निकाल लिया था कि कार्य क्या होता है उसका। तो W का फॉर्मूला आया था W बराबर P dV। अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं, हम एक एक प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे और किस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी प्रक्रमों को एक एक डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो आता है समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, कौन सा प्रक्रम? समदाबीय यानी कि आइसोबारिक प्रक्रम। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? देखिए नाम से आपको क्लियर होगा कि पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट, दाब जो होता है वो P कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दाब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज आपसे पूछेगा इसमें कि इसका ग्राफ बताइए, इसका पीवी ग्राफ बताइए। तो जब हम इसका पीवी ग्राफ बनाएंगे, ये P है आपका और ये V है। पीवी ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरह से ग्राफ रहेगा। देखिए P इसका कांस्टेंट है, तो P इसका कांस्टेंट है, V चेंज हो रहा है। तो इस तरह का कोई ग्राफ होगा, या तो इस तरफ बढ़ेगा या इस तरफ भी बढ़ सकता है। तो पीवी ग्राफ आएगा इसका इस तरह का। अगर ग्राफ पूछ लिया जाए तो आपका इस तरह का ग्राफ आएगा जिसमें P क्या है? कांस्टेंट। ऊपर नहीं जाएगी लाइन, ना नीचे जाएगी। ठीक है, सीधी जाएगी। कांस्टेंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसमें P क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ग्राफ से एक सवाल पूछा जाता है तो ग्राफ से आपसे तीसरा पॉइंट पूछा जाता है कि ग्राफ का ढाल कितना होगा। ठीक है, और ढाल मतलब हमारा क्या होता है? ढाल मतलब होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया गया है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 0। कितना एंगल बना है? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है बिल्कुल। तो इसमें कोण कितने का हो जाएगा? 0 का हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आपसे क्या पूछा जाता है? P अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि V समानुपाती T के है ना? किससे? अवस्था समीकरण से। अवस्था समीकरण से गैस की जो अवस्था समीकरण होती है वो PV = nRT होती है। ठीक है, इसमें अगर मैं P को कहूं कि वो P कांस्टेंट है, अगर P कांस्टेंट है तो V समानुपाती किसके हो जाएगा? T के हो जाएगा। वही मैंने लिखा है कि P कांस्टेंट है तो V किसके समानुपाती हो जाएगा? T के। तो हम लिख सकते हैं आगे क्या? V1 = KT1 और V2 = KT2। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा V1/V2 = T1/T2। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण निकल के आई है। ये चौथा पॉइंट आपका हो गया। देखिए वापस से देखिए, P कांस्टेंट रहेगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें दाब कांस्टेंट हो यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। उसका अगर ढाल पूछा जाए, ग्राफ पूछा जाए, तो ग्राफ इस तरह से बनता है, या तो इस तरफ लाइन जाएगी या इस तरफ। इसमें P को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। चलिए, फिर इसका ढाल पूछा जाएगा कि tan थीटा कितना है। तो आपको x एक्सिस के साथ इसका एंगल बताना है। x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ढाल कितना हो गया इसका? 0 हो गया। अब अगर इसका V समानुपाती T की बात करें, P अगर कांस्टेंट है, अवस्था समीकरण है, तो V समानुपाती किसके हो जाएगा? T के हो जाएगा। तो V1 = KT1 और V2 = KT2। K कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट हो गया। देखिए N कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट हो गया। तो V समानुपाती हो जाएगा किसके? T के। उसी से लिखा गया है V1 = KT1, V2 = KT2। दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दिया तो V1/V2 = T1/T2 आपके पास आ गया। अब देखिए पांचवा पॉइंट, ये किसके नियम का पालन करता है? किसके प्रोसेस का पालन करता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये चार्ल्स के नियम का, चार्ल्स के नियम का पालन करता है। दोस्तों चार्ल्स के नियम और ये सब मैंने गैसों के नियम में समझा दिया है कि चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके नियम का पालन करता है? ये चार्ल्स के नियम का पालन करता है। और अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो देखिए हम इसमें किया गया कार्य, अब इसमें कार्य होगा या नहीं होगा, कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आते हैं। हम कार्य निकाल रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, देखिए dq यानी दी गई ऊष्मा du + dw के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी या कार्य में वृद्धि होगी, है ना? ये आपको प्रथम नियम पिछले पार्ट में आप देख लीजिए, उसमें लिखा है dq = du + dw। ये मैंने पूरी एक्सप्रेशन समझाई है, ये प्रथम नियम है इसका। तो अब हमें कार्य निकालना है। अब देखिए जो मैंने ऊष्मा दी है, जो इसको ऊष्मा दी है नियत ताप पर दी गई, तो dq जो है, dq बराबर नियत दाब पर दी गई ऊष्मा। नियत दाब पर दी गई ऊष्मा, तो हम dq को क्या लिख सकते हैं?
dq को लिख सकते हैं n cp dt। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा है इसकी तापमान बढ़ाने के लिए, नियत दाब पर तापमान बढ़ाने के लिए जो दी गई ऊष्मा है वो क्या होगी, n cp dt। ये पिछले पार्ट में मैंने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास, और du क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो n cv dt होती है। ठीक है, हमें कार्य निकालना है, तो हम इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 को हम किस में रख देंगे, इस समीकरण में उठा के रख देंगे। तो अब देखिए क्या आता है, n cp dt इज इक्वल टू n cv dt प्लस का dw, इसको इधर ले जाइए, है ना। तो आपके पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा, n cp माइनस cv इंटू dt, ये कॉमन आ जाएगा, और cp माइनस cv अंदर बचेगा, और आपके पास बचा dw। तो देखिए cp माइनस cv क्या होता है, cp माइनस cv ये आपके पास r होता है, जो जाना जाता है मेयर संबंध के नाम से, मेयर संबंध के नाम से जाना जाता है cp माइनस cv। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n r dt इक्वल टू dw। तो आपके पास जो कार्य आ गया वो किसके बराबर आ गया, n r dt के, यानी कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य dw p dv किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, n r dt के बराबर होता है। तो आपसे यही कार्य पूछता है कि समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य का सूत्र निकालिए, तो किसके बराबर आएगा, n r dt के बराबर आएगा। ठीक है, तो कुछ देखिए कार्य भी हो रहा है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होगी, दोनों काम होंगे। तो कितना भाग इसका आंतरिक ऊर्जा में जाएगा और कितना भाग इसका कार्य में जाएगा वो भी हमें निकालना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये कार्य का सूत्र जरूर याद रखना है। यही कार्य आपसे पूछेगा कि कितना कार्य होता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम का, बताइए। तो आपके पास क्या क्या आ गया, एक तो दाब आ गया, दाब कांस्टेंट रहता है, ये आपको पहला पॉइंट बताना है। अगर आपसे पूछे समदाबी प्रक्रम में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो आपको बताना है दाब। फिर ग्राफ अगर आपसे पूछ ले तो इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, ढाल अगर पूछ ले तो ढाल मैंने आपको समझा दिया, 0 डिग्री tan थीटा बनता है। फिर v प्रोपोर्शनल टू t होता है, इससे आपके पास रिलेशन निकल के आ गया v1/v2 इक्वल टू t1/t2। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, किसके नियम का पालन करता है, कौन ये प्रोसेस किसके नियम का पालन करता है, तो आप लिखेंगे चार्ल्स के नियम का पालन करता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से हम कार्य की गणना करेंगे। तो dq इक्वल टू du प्लस dw। du क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और du क्या होती है, दी गई ऊष्मा होती है, और dw क्या होता है, किया गया कार्य होता है। ये मैं पिछले फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं। अगर आपने दोस्तों फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। फिर dq है नियत दाब पर दी गई ऊष्मा, तो हम उसको लिख सकते हैं n cp dt, और du को लिख सकते हैं n cv dt। तो हमने यहाँ रख दिया, इसको इधर लिया है, तो cp माइनस cv जो होता है वो मेयर संबंध के नाम से जाना जाता है, जो एक कांस्टेंट के बराबर होता है r। तो हमने इसकी जगह r पुट कर दिया, तो n r dt बराबर dw। ठीक है, तो dw क्या हो गया, p dv इज इक्वल टू n rt के बराबर हो गया। तो किया गया कार्य समदाबी प्रक्रम में कार्य जो होता है समदाबीय प्रक्रम का कार्य, है ना, तो वो क्या आता है, dw इज इक्वल टू n r dt। चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि कितनी ऊष्मा तो आंतरिक ऊर्जा में गई और कितनी उसकी ऊष्मा कार्य में गई, उससे करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमने समदाबी प्रक्रम का पूरा कार्य निकाल लिया गया है ना। तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम क्या कहता है कि dq बराबर du प्लस dw होता है। ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, ये प्रथम नियम से आया हमारे पास। और dw क्या होता है, किया गया कार्य, यानी ये किसके बराबर होगा, ये nr dt के बराबर होगा। अभी हमने निकाला है इसको। ठीक है, nr dt के बराबर होगा। अब जो हमने ऊष्मा दी गई है, तो कितनी ऊष्मा कार्य में खर्च हुई और कितनी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए खर्च हुई, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए, कार्य तो हुआ है, यानी कि कुछ ऊष्मा तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए गई है और कुछ ऊष्मा उसकी कार्य में खर्च हुई है। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, आपका एक नोट है कि दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि व कार्य दोनों में खर्च हुई। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में
वृद्धि तो हर कंडीशन में होगी, ताप तो बढ़ेगा, है ना। कार्य की बात आती है कि कार्य जीरो है या नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्य आया था nRT के हिसाब से आया था, जब ताप बढ़ रहा है तो कार्य भी आपका बिल्कुल आएगा। तो कार्य तो हो रहा है ना। कुछ ऊर्जा तो जा रही है, ऊष्मा जा रही है हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में, और कुछ ऊर्जा जा रही है किसमें, कार्य में। तो कार्य में इतना हो गया। अब हमें निकालना है कि कितनी ऊष्मा कार्य में गई और कितनी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में गई। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को dq से भाग देने पर, dq से भाग दे देते हैं तो आपके पास आएगा dq बटे dq बराबर du बटे dq प्लस का dw बटे dq। तो देखिए ये कट जाएगा आपके पास, तो 1 इज इक्वल टू du बाई dq प्लस का dw बाई dq। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास जो dq बटे dw बटे dq आएगा वो आएगा 1 माइनस du बाई dq। ठीक है, ये आपके पास कार्य आ गया। अब du बाई dq की वैल्यू आ जाए तो आपको पता चल जाएगी कार्य में कितना भाग इसका खर्च हुआ। ये भाग ही तो है, कितना भाग इसमें गया है। तो हम du बाई dq की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए du बाई dq क्या होता है, du क्या था, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि जो क्या आएगी ncv dt के बराबर, और dq क्या था, दी गई ऊष्मा जो आएगी ncp dt के बराबर। n से n कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा cp अपॉन cv। जो आपको मैं बता दूं cp अपॉन cv जो होता है वो गामा के बराबर होता है। ठीक है, गामा एक कांस्टेंट है, ये मैंने गैसों के अनुगति सिद्धांत में आपको बताया हुआ है। तो गामा के बराबर, ये तो उल्टा है, cv अपॉन cv है, तो ये आएगा 1 बटे गामा। देखिए इस समीकरण में रख दीजिए तो आपके पास कार्य आ जाएगा dw बाई dq बराबर 1 माइनस 1 बटे गामा के बराबर। तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई, ये ऊर्जा तो आंतरिक ऊर्जा में खर्च हुई, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और ये ऊर्जा जो खर्च हुई वो कार्य में खर्च हुई। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च हुई 1 बटे गामा, और कार्य में खर्च हुई 1 माइनस 1 बटे गामा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 बटा गामा किस में गई है, 1 बटा गामा गई है आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में, और 1 माइनस 1 बटे गामा किस में खर्च हुई है, कार्य में खर्च हुई है। तो दोस्तों अगर आपको गामा के बारे में नहीं पता तो मेरे गैसों के अनुगति सिद्धांत को आप पूरा देखिए, उसमें मैंने गामा बता रखा है कि गामा कैसे निकाला जाता है। वो एक कांस्टेंट है ना, वो डिपेंड करता है स्वतंत्रता की कोटि पर। तो पहले स्वतंत्रता की कोटि पढ़ाई गई है आपको, फिर उसके बाद में गामा पढ़ाया गया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, किसी गैस को 100 जूल ऊष्मा देने पर हमने कितनी ऊष्मा दी, यानी कि हमारे पास dq आ गया। dq कितना है 100 जूल, 100 जूल ऊष्मा दे दी हमने, तो कार्य कितना होता है 40 जूल, 40 जूल कार्य होता है, यानी dw बराबर है 40 जूल। तो आपसे पूछा गया है तो वो गैस कौन सी हो सकती है ना, तो हमें वो निकालना। तो देखिए हम निकाल लेते हैं dw बाई dq। dw बाई dq क्या होता है, वहां से देखिए 1 माइनस 1 बटे गामा जो किसके बराबर है 40 बटे 100 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कट गया, कट के आएगा ये 2 बटे 5। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, 1 माइनस 2 बटे 5 इक्वल टू 1 बटे गामा, तो ये आ गया 3 बटे 5 इक्वल टू 1 बटे गामा, यानी कि गामा की वैल्यू जो आई वो 5 बटे 3 आई। अब 5 बटे 3 गामा किसका होता है, 5 बटे 3 गामा जो होता है उसके लिए देखिए गामा का जो कांस्टेंट होता है 1 प्लस 2 बाय एफ के बराबर होता है। ठीक है, एफ होती है स्वतंत्रता की कोटि, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछला वीडियो देखिए मेरा, स्वतंत्रता की कोटि से रिलेटेड जो है वो वीडियो देखिए तो आपको एक पूरा समझ में आएगा। अब हमें एफ निकालना है, गामा की एफ ही आपको बताएगा कि वो कौन सी गैस रही होगी। ठीक है, तो आपके पास 5 बटे 3 ही आ गया, 1 प्लस 2 बाय एफ, इसको इधर ले आते हैं माइनस करने पर, यानी कि आपके पास आएगा 2 बाय एफ इक्वल टू 2 बटा 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, एफ की वैल्यू आई 3। ये स्वतंत्रता की कोटि 3 किसकी आती है, तो मैं आपको बता दूं एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, तब कितने परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 5 होती है। तो ये कैसी गैस है, हम लिख सकते हैं कि ये एक परमाणुविक गैस थी या गैस है, एक परमाणुविक गैस है। तो इससे रिलेटेड इस तरह का सवाल बनता है। सबसे पहले आपको ये दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए 1 माइनस 1 बटे गामा। अगर ये देता कि 40 जूल आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में खर्च हुई तो आप यहाँ पे लगाते हैं du बाई dq इक्वल टू 1 बाय गामा। ठीक है, यहां से देखिए आप सूत्र को, du बाई dq क्या होता है 1 बटे गामा, और dw बाई dq क्या होता है 1 माइनस 1 बटे गामा। इसने कहा कि कितना भाग खर्च हुआ, कितना भाग खर्च हुआ 40 जूल खर्च हुआ, कितने में से 100 में से, तो 100 40 बटा 100
किसके बराबर होता है 1 माइनस 1 बाई गामा के। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस की, जिसका नाम है सम आयतनीय प्रोसेस, सम आयतनीय प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो आपको नाम से बता रहा है कि इसमें आयतन जो है, पहला पॉइंट क्या कांस्टेंट रहता है, आयतन v बराबर कांस्टेंट, ठीक है, आयतन v कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि v अगर कांस्टेंट है तो अवस्था समीकरण देखिए, अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण क्या कहती है, अवस्था समीकरण कहती है PV इजिकल टू nRT, PV इजिकल टू nRT, क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि P समानुपाती होगा T के, ठीक है, P समानुपाती किसके होगा, T के होगा, यानी कि दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट P1 इक्वल टू KT1 और P2 इक्वल टू KT2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये आ गई आपके पास समीकरण, ठीक है। तो इस रेशो से आप चलेंगे। अब ध्यान से देखिए कि कौन से नियम का ये पालन कर रहा है, ठीक है, कौन किसके नियम का पालन कर रहा है, चौथा पॉइंट ये गैलुसेक के नियम का पालन कर रहा है, गैलुसेक के नियम का पालन करता है ये प्रोसेस, क्योंकि गैलुसेक ने कहा था कि आयतन कांस्टेंट है, अगर आयतन कांस्टेंट है गैस का तो दाब समानुपाती हो जाएगा किसके, ताप के समानुपाती हो जाएगा। तो ये गैलुसेक के नियम का पालन कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए कि गैलुसेक के नियम का पालन कर रहा है। अब अगर हम इसकी ग्राफ की बात करेंगे, पांचवा पॉइंट है आपका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ग्राफ क्या आएगा, पीवी ग्राफ निकाल लेते हैं हम, P और ये V क्या कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, ये ग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आयतन कांस्टेंट है तो लाइन जो जाएगी वो ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे जाएगी, इसमें V जो है वो कांस्टेंट रहा है, ठीक है, V कांस्टेंट है। अच्छा V अगर कांस्टेंट है, मैं ढाल की बात करूं, ठीक है, छठा पॉइंट आपका आएगा ढाल। ढाल किसको कहते हैं, tan थीटा, और tan थीटा यानी कि x एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल tan थीटा होता है। तो ये x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाना, देखिए यहां से 90, तो tan थीटा आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी, थीटा आपके पास कितना आ गया, 90 आ गया। अगर आपसे ढाल पूछ ले तो आपके पास ढाल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं कि कार्य, 7 पॉइंट है कि कार्य कितना हुआ इसमें, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूं कि आयतन कांस्टेंट है, यदि V इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dV इज इक्वल टू 0 होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि P डॉट dV यानी कि कार्य कितना हुआ, 0 हुआ, है ना, ये सब बात कर चुके हैं हम फर्स्ट वीडियो में। तो P dV अगर 0 है, dV 0 है तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो गया है, यानी कि इसमें जो दी गई ऊष्मा है उससे कोई कार्य नहीं होगा। पहली चीज आपको ध्यान रखनी, इससे कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि जो हमारी पहला नियम था dq बराबर du प्लस dw, इसमें आपके पास आया प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ही आपके पास आया, क्योंकि dw क्या है, बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि dq बराबर du होगा, dq बराबर क्या होगा, du होगा, यानी कि दी गई ऊष्मा से क्या होगा, केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और du को हम क्या लिख सकते हैं, du को हम लिख सकते हैं, देखिए NCV dt, सारी की सारी ऊष्मा किसमें गई, इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में गई, अतः संपूर्ण ऊष्मा इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च हुई, कोई कार्य नहीं हुआ, केवल सारी की सारी ऊष्मा किसमें चली गई, इसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में चली गई। और कितनी ऊष्मा गई, NCV dt, CV क्यों लगाया, क्योंकि समदाबीय समायतनीय प्रक्रम है, तो उसमें दी गई ऊष्मा किसमें चली गई,
तो इसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में चली गई। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके समआयतनीय प्रक्रम से पूछे जाते हैं। आपको इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई थ्योरी ना लिख के आपकी 5-7 पॉइंट अगर लिख के आएंगे तो आपके पूरे मार्क्स इसमें कवर होंगे। तो दोस्तों आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के प्रोसेस, आगे के जितने भी प्रक्रम है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है।